बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट ये है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में बनता है, प्रोसेस्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में इसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम बाद में भी देखेंगे, और फंक्शंस इन साइटोप्लाज्म। ये बहुत बड़ा फर्क है डीएनए और आरएनए में। डीएनए में न्यूक्लियस में ही रहता है, न्यूक्लियस में ही वो बनता है, वही रहकर काम करता है। आरएनए बना कहाँ? न्यूक्लियस में, प्रोसेसिंग हुई न्यूक्लियोलस में, और वहाँ से बाहर आकर साइटोप्लाज्म में ये काम करेगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, यानी उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, इसमें एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये बाज़ औक़ात फोल्डेड भी हो सकता है, ये भी आपको साथ में बताएंगे। It has 3 types। इसकी 3 अक़साम, जबकि डीएनए की कोई अक़साम नहीं। तो ये 3-4 बड़े फर्क थे जो आपने डीएनए आरएनए के बारे में ध्यान में रखना था। अब हम आते हैं आरएनए की टाइप्स की तरफ। तो सबसे मशहूर टाइप, मशहूर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो बार बार बनती है फिर ख़त्म भी किया जाता है, वो है mRNA। इधर ज़रा सा गौर करना आपने, M को छोटा लिखना है, RNA इन तीनों को बड़ा लिखना है। और ये है दरअसल मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर के नाम से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये डीएनए का मैसेज लेकर आता है राइबोसोम के पास, और इस पर जो प्रिंटेड मैसेज है उसी के हिसाब से अमीनो एसिड की तरतीब दी जाती है। तो प्रोटीन की जो भी खुसूसियात होती हैं उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है डीएनए के ऊपर, वो इधर शिफ्ट होता है एमआरएनए पर, और उसके मुताबिक प्रोटीन को बनाया जाता है। अच्छा, ये आरएनए में सबसे कम पाया जाता है। एक सेल में टोटल जितना आरएनए पाया जाता है उसका सिर्फ 4% एमआरएनए की शक्ल में आता है। दूसरी बात याद रखना है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, स्ट्रेट चेन पर मुश्तमिल है, और इस चेन की लेंथ वेरी करती रहती है। कभी छोटे एमआरएनएस बनते हैं, कभी बड़े एमआरएनएस बनते हैं। तो ऐसा क्यों है? दरअसल एक और नुक्ता हम समझ लें तो ये क्लियर हो जाएगा। ये फर्ज करें हमारा डीएनए है, और हमने सीधा किया है इसको, इस डीएनए के किसी पोर्शन को जीन कहते हैं। An intact piece of DNA is called जीन, और इस जीन ने एमआरएनए बनाना है। तो जितना जीन बड़ा होगा उसका एमआरएनए भी बड़ा होगा, जितना जीन छोटा होगा उतना ही उसका आरएनए भी, एमआरएनए भी छोटा होगा। यानी सारे जीन लेंथ में एक जैसे नहीं है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एमआरएनए का साइज वेरी करता है, उसका दारोमदार जीन पर है जिससे ये कॉपी हुआ है। या इसी को यूं भी कह सकते हैं, इस एमआरएनए के हिसाब से अमीनो एसिड्स की चेन बनती है या प्रोटीन्स बनते हैं। तो हम इसी बात को यूं भी कह सकते हैं कि एमआरएनए की साइज का दारोमदार प्रोटीन के साइज पर है, जिस प्रोटीन को इसने बनवाना है। अब अगर प्रोटीन में फर्ज कर लें 1, 2, 3, 4 अमीनो एसिड हैं, तो इसमें इसका 3 गुना न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, और 4 होने तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स 12 होंगे। उसकी वजह क्या है? एमआरएनए ये है, फर्ज कर लें इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स फर्ज करें ए, फिर इधर भी एक ए है, समझो इधर भी एक ए है, इधर ये टी है, इसके साथ भी टी है, इसके साथ भी टी है। ज़रूरी नहीं है, ये वेरी करता रहता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताता हूँ। सी सी और सी ये आ गया, और अब आ गया ये जी
जी और ये जी फर्ज कर लें इस तरह से ये तरतीब है। तरतीब कुछ भी हो सकती है, तरतीब कुछ भी हो सकती है, लेकिन mRNA के ऊपर जो तीन लगातार न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके एक सेट को जेनेटिक कोड कहते हैं। एक सेट 3 न्यूक्लियोटाइड्स के एक सेट को जेनेटिक कोड कहा जाता है, और इसको कोडॉन भी कहते हैं। जेनेटिक कोड या सिर्फ कोडॉन भी कहते हैं। ये कोडॉन वाला मसला हमें बाद में समझ में आएगा, तो याद रखें ये कोड्स लगातार हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, बस 3 का सेट एक कोड कहलाता है। इसको कोड क्यों कहते हैं? ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखने का काम करते हैं। तो इसके लिए 3, अगले के लिए ये 3, उससे अगले के लिए ये 3, उससे अगले के लिए ये 3। तो किसी प्रोटीन में फर्ज करें अगर 100 अमाइनो एसिड हैं, तो उसके mRNA के ऊपर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? 300। 3 गुना ज्यादा होंगे ना? 4 गुना नहीं, 3 गुना, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को रख रहे हैं ना। तो 100 अमाइनो एसिड हैं, तो उधर 300 उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड होंगे, और उनके बीच में ना कोई कॉमा है, ना कोई हाइफन है, ना कोई डैश है, ना कुछ, ये लगातार है और ओवरलैप भी नहीं करते हैं। इस पर आगे पूरी तफसील है जेनेटिक कोड के ऊपर। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि डीएनए पर जो तरतीब थी उसका अक्स ये लेकर आया है। मसलन जहां डीएनए पर टी था इधर ए होगा, अगर डीएनए पर सी है तो इधर जी होगा, डीएनए पर ए है तो इधर यू होगा। यहाँ पर इसके ऊपर टी नहीं होगा, जहां जहां मैंने टी लिखा था उधर आपने क्या लिखना है? यू होगा, क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में रेसिन। ठीक हो गया? तो mRNA का काम क्या हुआ? डीएनए के मैसेज को राइबोसोम तक ले आता है, ताकि वो राइबोसोम इसी मैसेज के मुताबिक प्रोटीन बना ले या अमाइनो एसिड की तरतीब दे। तो एक बात आपको याद दिला दें, हमने बहुत जोर देकर कहा था कि किसी प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, अक़साम कौन सी इस्तेमाल हुई है, तरतीब क्या, सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस को मेंटेन कराने के जिम्मेदार mRNA। यहाँ जो कोड्स का सीक्वेंस होगा उसी हिसाब से प्रोटीन पर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा। हर कोडॉन से मतलब एक ही की नाइट्रोजन बेस। जी 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 जी, एक अमाइनो एसिड बेटा, हर एक कोडॉन जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, ये एक अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखने का जिम्मेदार है। यहाँ इसने दूसरा अमाइनो एसिड रखा और इधर इसने तीसरे को रखा। जी न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक होंगे। जी जी जी, ये महसूस हो। और हर अमाइनो एसिड के लिए कोड भी मुकर्रर है, कोई भी कोड किसी अमाइनो एसिड को नहीं रख सकता। सर न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं ना सर, आरएनएस जी, तो वहाँ पे ये किस तरह से मतलब डीएनए के जरिए ये प्रोड्यूस होते हैं? डीएनए से कॉपी होते हैं। ये पूरा प्रोसेस आगे एक चैप्टर में समझाएंगे इनहेरिटेंस वाले में कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। इस डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसके मुताबिक प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन। ठीक है, वो वहाँ बता देंगे। तो mRNA पर कुछ हुआ ना अंदाजा? अभी हमने फुल जो डिटेल वो नहीं बताया है, थोड़ा बहुत आपको बताया, जितना इस वक्त जरूरत थी वो बताया। अच्छा, अब आता है दूसरा हमारा आरएनए, जिसको हम कह सकते हैं rRNA। rRNA का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। इसको राइबोसोमल आरएनए इसलिए कहते हैं कि ये राइबोसोम का हिस्सा है। अगर आपको राइबोसोम के बारे में याद है तो कहा यह जाता है कि राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। तो 50% प्रोटीन होते हैं राइबोसोम में, 50% आरएनए, और यही आरएनए सबसे ज्यादा होता है। ये जितना भी सेल में आरएनए है उसका 80% इस पर मुश्तमिल है। 80% आरएनए ये, और ये इतना ज्यादा क्यों? इसकी वजह यह है कि एक सेल में कम से कम 5 लाख राइबोसोम्स होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और उन सारे राइबोसोम का 50% ये वाला है। ये भी स्ट्रेट चेन पर मुश्तमिल है और ह्यूज है, इसमें कोड बोर्ड का जिक्र नहीं है।
कोड की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोटीन के साथ मिला और ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट्स दोनों बना लिए। फिर जब ये दोनों मिल जाएंगे तो प्रोटीन बना लेंगे, जब तक ये अलग होंगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो यूं समझ लो कि राइबोसोम के जो दो सब यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से डिटैच रहते हैं और इनकी अटैचमेंट सिर्फ कब होती है जब ये प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद सबसे छोटा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जो आरएनए है वो आता है, वो है टीआरएनए। इसकी सिंथेसिस चेंज करता है। जी जी, टीआरएनए, इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं? ये अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेकर जाता है राइबोसोम तक, कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड्स को, इसलिए इसको टीआरएनए कहा गया। इसका थोड़ा सा आप जहन में ये रखें। देखिए शुरू में जब ये बनता है तो उस वक्त तो स्ट्रेट चेन की शक्ल में हो सकता है, लेकिन जो ही बन जाएगा तो ये इस तरह की शेप इख्तियार कर लेता है, ऐसी शेप। इसमें 3 लूप्स बनते हैं। लूप से पहले ये याद रखें कि ये इसका 5 डैश एंड है, ये इसका 3 डैश एंड। 5 डैश का आखिरी, 5 डैश एंड का आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर वो है जी, ग्वानिन होगा, जबकि 3 डैश एंड के जो आगे उभरे हुए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3 होंगे और वो होंगे CAA। CAA, ये A है, एक सी से ये हाँ जी, वो में एक सी ऊपर से ए ऊपर ए नीचे 2 सी C है। अच्छा चले, थैंक यू। ACC, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है वो A है। तो यहाँ से आप देखें इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये ऐसे निकला। अच्छा, अब ये लूप क्यों बने? हालांकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड है, तो सीधी चेन थी, ये लूप में शक्ल में आ गया। लूप में आने की वजह ये है जहां जहां कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड मिले हैं, पहले ये मसला भी हल कर लें। कंप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? हमने डीएनए में एक रूल पढ़ा था, यस एक साइड पर प्यूरिन होगा तो दूसरी तरफ पायरिडीन होगा। होगा। यस सर। दूसरा ये कहा था कि प्यूरिन में से अगर ए होगा तो उसके सामने टी होगा, सी होगा तो उसके सामने जी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि C is complementary to G, G is complementary to C. Similarly, A is complementary to T. T भी कह सकते हैं, यहाँ पर U भी कह सकते हैं। RNA में तो T नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम फर्ज कर सकते हैं इधर C है, इधर G है, इधर A है, इधर U है। बिल्कुल यही सिचुएशन इधर भी हुई। मसलन इधर C था, इधर G है। यहाँ अगर A हो, इधर भी A हो, तो क्या A और A मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है। तो लूप बनने की वजह ये है कि जिधर जिधर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आमने सामने आए वहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सके, लिहाजा ये लूप बन गया। और जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने आए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना और ये डबल स्टैंडर्ड लगने लगा। हालांकि डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये फोल्ड है। ये बात समझ में आई? तो अब सरसरी तौर पर हमें इस वक्त 3 चीजों की वो जहन में रखने वाली जरूरत है। पहला, इसका 5 डैश एंड हमेशा किस पर खत्म होगा? जी पर, ग्वानिन होगा आखिरी। 3 डैश एंड में 3 फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। कौन कौन से? लास्ट वाला A और उसके सेकंड और थर्ड CC होगा, ACC। ठीक है। अच्छा, एक तो ये एंड्स के नाम आपको याद रखना है, यानी हम ये कह सकते हैं, फर्ज करें ये 3 डैश एंड है तो यहाँ ACC, ये 3 रेगुलर हैं, ये 5 डैश एंड है तो इधर G है। इसी से ये फोल्ड बना है। ठीक हो गया। इसके बाद इसके 3 लूप्स हैं और इन तीनों लूप्स के नाम भी रखे गए हैं, इनके काम नहीं है। पहले तो बता दें आपको, यहां से यहां तक कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? ये है 75 to 90। तो इनमें न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद भी फिक्स है, कम से कम 75 और ज्यादा 90 होंगे।
तो ये साइज में सबसे छोटे आरएनएस हैं। इनसे बड़े एमआरएनए हो सकते हैं, बाज एमआरएनए इनसे भी छोटे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे छोटे आरएनएस टीआरएनएस। और अब मैं बता दूं ये लूप्स के नाम क्या है। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड के लूप की बात करूं तो इसको एक्टिवेशन लूप कहा जाता है। एक्टिवेशन लूप, ये एक्टिवेशन लूप इसलिए कहा जाता है, यहाँ 3 डैश एंड पर एक अमाइनो एसिड को इधर रखना है। अमाइनो एसिड को रखने का मतलब है उनको केमिकल बॉन्ड के जरिए जोड़ना है। तो केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो एक तरह का रिएक्शन है, और हर रिएक्शन बगैर एंजाइम के मुमकिन नहीं है। 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं, तो 20 तरह के एंजाइम हैं जो इधर जोड़ेंगे। उन एंजाइम को कहा जाता है एक्टिवेशन एंजाइम भी कहते हैं उनको, लेकिन इनका असल और पूरा नाम है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। दोबारा सुनिए बेटा, ये जो एंजाइम है इनकी कितनी अक़साम बताई? 20 टाइप्स के एंजाइम्स हैं ये। इसका मतलब ये हुआ कि एक खास अमाइनो एसिड को इस 3 डैश एंड के साथ, एक खास टीआरएनए के 3 डैश एंड के साथ जोड़ने के लिए एक खास अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस मौजूद है। और हर टीआरएनए का ये जो लूप है, ये जिसको हम एक्टिवेशन लूप कहते हैं, इसकी मदद से अपने मुतलका अमाइनो एसिड को पहचानता है। नहीं समझ में? देखें मैंने ये कहा, फर्ज करिए हमारे पास एक टीआरएनए है, इसने यहाँ पर जोड़ना है ग्लूटामिक एसिड को, तो ग्लूटामिक एसिड को इधर जोड़ने वाला एक खास अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस होगा। इसी तरह एक और टीआरएनए है, उसके यहाँ पर वेलाइन जुड़ सकता है, तो वेलाइन के लिए एंजाइम और होगा। तो हर टीआरएनए अपने इस लूप की मदद से 20 में से उस एंजाइम को पहचानता है, उस अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस को पहचानता है, जिसकी मदद से वो अमाइनो एसिड को 3 डैश एंड पर जोड़ेगा। अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू अमाइनो एसिड हमारे पास जो ये लूप है वो एंजाइम को पहचानेगा। जी जी, यानी यूं समझ लें कि 20 तरह के अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम पड़े हुए हैं। इसकी मदद से एक खास टीआरएनए अपने उस मुतल्लिका अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस को पहचानेगा, जिसकी मदद से यहाँ पर इसका मुतल्लिका अमाइनो एसिड रखा जाएगा। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अच्छा, इस लूप का काम हमें समझना। अब ये जो लूप है इसको कहते हैं सेंट्रल लूप। सेंट्रल लूप में यहां से लेकर यहां तक 7 से 9 अमाइनो एसिड हो सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक, जहां से बॉन्डिंग नहीं है, 7 से 9 तक अमाइनो एसिड होते हैं। इनके सबसे सेंटर में जो पाए जाएंगे 3 मैं अमाइनो एसिड कह रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। दोबारा बता दूं ये जुमला, यहां से लेकर यहां तक कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 7 से 9। उनमें से जो सेंट्रल 3 हैं इनको एंटीकोड कहा जाता है। एंटीकोड नाम से कुछ अंदाजा हुआ होगा, जो एमआरएनए पर जैसा कोड था उसका उलट यहाँ पर एंटीकोड है। मसलन एमआरएनए पर एक कोड था AUC, तो यहाँ इसका उलट क्या होना चाहिए? UAG होना चाहिए कि नहीं? ए का उलट क्या है? U का उलट क्या है? A, C का उलट क्या है? G। उलट नहीं कहना चाहिए, कंप्लीमेंट्री कहना चाहिए। जो एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड या कोडॉन है, उसका कंप्लीमेंट्री एंटीकोडॉन सेंट्रल लूप के बिल्कुल सेंटर वाले 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगा। और इस एंटीकोड की मदद से हम पहचान सकेंगे कि यहाँ कौन सा अमाइनो एसिड रखा जाएगा, क्योंकि हर अमाइनो एसिड का कोड और एंटीकोड मुकर्रर है। यहाँ जैसा एंटीकोड होगा वैसा यहाँ पर अमाइनो एसिड जोड़ा जाए। तो इसकी मदद से उस एंजाइम को पहचाना गया जो यहाँ अमाइनो एसिड रखेगा।
इसकी मदद से उस अमाइनो एसिड को पहचाना गया जो यहाँ रखा जाने वाला है। जी और अमाइनो एसिड रखेंगे तो हम कह सकेंगे कि ये टीआरएनए लोड हो चुका है। तो इस लूप का क्या काम? इस लूप को कहते हैं थीटा लूप, थीटा लूप। और इसकी मदद से क्या किया जाएगा? इट विल रिकॉग्नाइज, सरसरी कहें तो राइबोसोम। ये सरसरी तौर पर हम ये कह रहे हैं कि ये राइबोसोम को पहचानेगा। सरसरी तौर पर क्यों? ये देखें, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है ये ए साइट, पी साइट, ई साइट। एमआरएनए इधर इस तरह अटैच होता है इसके साथ कि एक कोड ई साइट पर अपीयर हुआ है, दूसरा कोड पी साइट पर अपीयर हुआ है, तीसरा कोड ए साइट पर अपीयर हुआ है। तो इस लूप की मदद से इसका ये मुतलका कोड या एंटी कोड यहां जब अपीयर होगा तो ये जाके इसके साथ बैठ जाएगा। तो हम मोर प्रिसाइसली ये कह सकते हैं कि इस लूप की मदद से राइबोसोम के साथ जुड़े हुए एमआरएनए पर जो कोड है उसको पहचान के ये जाके इधर बिठाएगा। इसकी मिसाल ऐसे समझ, वो अमाइनो एसिड को रखेगा। जी 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 जी, मैं आपको एक और तरह से बताता हूँ। ये फर्ज करें एक सेल है, यहां पर ये हमारा टीआरएनए है, इसने एक अमाइनो एसिड को जोड़ा, जोड़ के अब चला। ये खुद तो नहीं चल सकता ना, साइटोप्लाज्म चलता है, घूमता है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग। तो ये पूछ तो लेगा ना मैंने कहाँ जाना है, तो इसका ये हिस्सा इसको मदद करेगा कि कहाँ जाना है, राइबोसोम तक पहले पहुंचाएगा इसको। फिर राइबोसोम के पास जाके इंतजार करेगा उस कोड के आने का कि इसका एंटी कोड का उल्टा जो एक्चुअल कोड है वो जब यहाँ अपीयर होगा। मसलन UAG का फुल कोड क्या होगा? AUC, सर यही था ना? ये स्ट्रीमिंग के दौरान हुआ है। जी जी। सर मतलब हमारा एमआरएनए जो है वो पहले उसके पास जाएगा। एमआरएनए पहले राइबोसोम के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ये एमआरएनए ना, यस सर। ये राइबोसोम अटैच हो गया, राइबोसोम के साथ मिल गया। अब ये टीआरएनए इधर से अमाइनो एसिड लेके चल पड़ा, जी। इधर पहुंच के इंतजार करेगा। ये हमारा राइबोसोम है, इंतजार करके जो ही इसका एंटी, ये तो एंटी कोड है, तो इसका एक्चुअल कोड जब ए साइट पे अपीयर होगा तो ये टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड को इधर छोड़ दे या जाके इसके समेत अटैच हो जाए, क्योंकि इसके यहां पर तो एंटी कोड है ना। एंटी कोड क्या था अभी? UAC। तो ये कंप्लीमेंट्री है तो इसके ऊपर बैठ जाएगा ये आके ऐसे। UAC के साथ UAC AUC के साथ जुड़ जाएगा। सर मतलब जो एंटी कोडोन है हमारे पास वो चेंज होता रहेगा? एंटी कोड चेंज नहीं होगा। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, दोबारा सुने बेटा, आज उलझ गए, दोबारा सुने। मैंने आपसे ये कहा कि इस टीआरएनए को कहा गया यहाँ पर कि इस लूप की मदद से अपने मुतलका अमाइनो एंजाइम को पहचान के उसकी मदद से यहाँ पर अमाइनो एसिड रखवा दो। कौन सा अमाइनो एसिड रखवा दो वो फैसला कौन करेगा? एंटी कोड। अमाइनो एसिड रख के लोड हो गया, अब ये चल पड़ा। चल के जाना किधर है इसको? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास जाकर पहुंचते ही फेंकना है या इंतजार करना है? इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कब क्या करना पड़ेगा? ये इंतजार करना पड़ेगा कि एमआरएनए के ऊपर ये राइबोसोम चल रहा है। जो ही राइबोसोम के ए साइड एमआरएनए के उस जगह पहुंचा जहां उसका इसका उलट कोड यहां मौजूद था, ये जाके अब ये टीआरएनए जाके उलट गया। अमाइनो एसिड सर पर रखा हुआ जाके सीट पे बैठ गया। यानी यूं समझो आप फॉर्म जमा करने कॉलेज में लाइन में लगे हुए या मैशर के मैदान की तरफ पड़े हुए, अंदर एक क्लर्क के हाथ में आपके फॉर्म है। वो फॉर्म जिसका सबसे ऊपर आए उस बच्चे को कॉल करता है, तो वो बच्चा जाके खिड़की में पहुंचता है, क्लर्क साहब से कहता है कि मैं हूं ये, आप मेरा रजिस्ट्रेशन करवा। तो इसी तरह ये एक तरह की कॉल है, ये चल रहा है। इसके जो कोड ए साइड पर अपीयर होगा
किसका कोड एमआरएनए, mRNA उसके एंटीकोड वाले टीआरएनए को कॉल दी जाएगी और वो कॉल कौन सुनेगा, ये जो थीटा लूप है ये सुनेगा। मेरी बारी आई है, जाके उधर बैठ जाएगा, बैठ के अपना अमाइनो एसिड छोड़ के वापस आएगा। सर तो जो ट्रांसफर आरएनए वो हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा? जी जी, अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 तरह के, इसलिए टीआरएनए भी कम से कम 20 तरह के हैं। हर अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए भी स्पेसिफिक है और ये अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम भी स्पेसिफिक है। लेकिन एक नुकता और सुनिए, बाज अमाइनो एसिड के कोड एक से ज्यादा भी हैं, यानी फिलहाल कोड ये भी उसी अमाइनो एसिड को रखेगा, कोड नंबर 2 भी फिलहाल अमाइनो एसिड को रखेगा। तो बाज औकात किसी अमाइनो एसिड के कोड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, फिर उनके टीआरएनएस भी ज्यादा है। ह्यूमन में तकरीबन 60 के करीब टीआरएनएस हैं, ये कोड के डिफरेंस की वजह से, लेकिन उनमें से 5-6 कोड एक ही अमाइनो एसिड को लेकर आते हैं। तो जहां उनका कोड नजर आया उसके एंटीकोड वाला बैठ गया, वो अमाइनो एसिड रख दिया। तो अब यहां से हमें सारे आरएनएस का अंदाजा हुआ, ये 7% के या 14% के करीब है। सर ये एंटीकोड पे डीएनए डिसाइड करके भेजेगा, दोबारा बताएं। ये एंटीकोड जी जी जी, ये कोड एंटीकोड सबका फैसला डीएनए करेगा। सर मतलब हमारे पास जो सेंट्रल लूप है उसका काम यही है कि जो एंटीकोडॉन है वो अकॉर्डिंग टू वो कोड जो मैसेंजर जी, है जी, जी, उसके जी। अकॉर्डिंग ऊपर माइनस जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। यानी ये है, यहाँ पर जो कोड है उसके एंटीकोड वाले टीआरएनए के ऊपर फिलहाल अमाइनो एसिड होगा, इसने फैसला करना है उसका। समझ आ गया बेटा सबको? तो ये था जी हमारे पास जो राइबोसोम्स थे उनका, आई एम सॉरी, आरएनएस का फंक्शन क्या है। एक ने अमाइनो एसिड को उठा के पहुंचा दिया, दूसरे ने फैसला किया कि अब कौन सा अमाइनो एसिड रखा जाएगा, अब कौन सा रखा जाएगा, अब कौन सा, तीसरे ने अमाइनो एसिड रखने को फैसिलिटेट किया, आरआरएनए ने फैसिलिटेट किया, टीआरएनए ने ट्रांसपोर्ट किया, एमआरएनए ने फैसला किया कि अब ये अमाइनो एसिड रखो, अब ये अमाइनो एसिड रखो। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में इन तीनों का किरदार